हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की डे वाइज सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पठार या फिर इंडियन प्लेट्यूज़। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये डे वाइज सीरीज़ डेली दोपहर 1 बजे आती है। आप जीएस सेक्शन को कम्प्लीटली यहाँ पर देख सकते हो। हर सब्जेक्ट को मैं यहाँ डे वाइज सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट कराती हूँ। इसके अलावा रात को 9 बजे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ मिल जाएगी अगर आप यूपी पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोनों क्लासेस आपको फॉलो करनी है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विजिट करेंगे चैनल पर आसानी से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख पठार हमें पढ़ने हैं और इन पठार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इंडियन प्लेट्यूज पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगी कि ये आपको दक्कन प्लेट्यू मिल रहा है। देखेंगे सबसे बड़ा पठार है इंडिया का। इसमें अभी मैं आपको एक एक क्षेत्र बताऊंगी, जैसे महाराष्ट्र, एमपी, कौन कौन से क्षेत्र किस प्लेट्यूज में आते हैं ये मैं अभी कवर कराऊंगी। पर आप एक बार लोकेशन मैप पे ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद ये नीचे जो आपको पठार दिख रहा है ये है कर्नाटक का पठार, ठीक है, कर्नाटक प्लेट्यू। ठीक इसी के पास में आपको ये तेलंगाना प्लेट्यू दिख रहा है और ऊपर ये है दंडकारण्य प्लेट्यू। देख रहे हैं आप मालवा प्लेट्यू है। मालवा प्लेट्यू के आगे ये बुंदेलखंड प्लेट्यू है जिसका कुछ पार्ट यूपी में भी आता है। और इसके आगे बढ़ेंगे ये बघेलखंड प्लेट्यू है, ठीक है। इसी का आगे का भाग है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू और ये शिलोंग प्लेट्यू। तो ये लोकेशंस आपको आई होप दिख रही होंगी। मैप में मैं इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको अब जब पढ़ेंगे तो फैक्ट्स आसानी से समझ में आएंगे। खासकर आपको डेक्कन प्लेट्यू देखना है, ये कर्नाटक हो गया, तेलंगाना। और ये सीरियल आपको ज़रूर देखना है, पहले तो मालवा प्लेट्यू है, फिर बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर और आगे शिलोंग या फिर मेघालय का पठार। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने मैप में देखा है ठीक उसी प्रकार सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दक्कन का पठार से। और ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसके अंतर्गत अब राज्य देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गुजरात, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो ये सारे राज्य दक्कन के पठार में आते हैं। अब ये जो दक्कन का पठार है इसमें भी देखेंगे जो गोदावरी नदी दक्कन के पठार को दो भागों में विभक्त कर देती है। अब ये किस तरीके से विभक्त कर रही है, तो हमने दो पठार देखे दक्कन प्लेट्यूज में या दक्कन के पठार में, तेलंगाना पठार और कर्नाटक। तो ये किसका भाग है, ये पूरा दक्कन प्लेट्यू का या फिर दक्कन पठार का भाग है। दो भाग में गोदावरी नदी जब जाती है तो इसको दो भाग में बांट रही है। किस प्रकार से, तेलंगाना और कर्नाटक के पठार में। अगला पॉइंट है दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, अर्थात ये त्रिभुजाकार का है। और देखेंगे जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, अर्थात दक्कन के पठार के ऊपर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। और इसके उत्तर में देखिए नर्मदा नदी के दक्षिण में है दक्कन का पठार और यही बताया जा रहा है इसके का अर्थात है ये दक्कन के पठार की बात हो रही है कि इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। तो सबसे पहले विंध्यन रेंज है और विंध्यन रेंज के बीच में आप देखेंगे विंध्यन और सतपुड़ा रेंज ये हो गई और इनके बीच में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा के बाद ये रही तापी और यहाँ पे नीचे है दंडकारण्य प्लेट्यू। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यही बताया जा रहा है इस पॉइंट में। जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की जो उत्पत्ति है ये लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनीफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का भाग था। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो भारत है ये गोंडवाना लैंड का है या अंगारा लैंड का भाग है, तो आपको याद रखना है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति कब हुई है, लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व। तो ये फैक्ट्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में जो कोयले का निर्माण है ये होता है कार्बोनीफेरस युग में। कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी इनके बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। जबकि दक्कन ट्रैप का निर्माण कब होता है, क्रिटेशियस युग में। इस क्रिटेशियस युग में क्या होता है, अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार होता है जिसकी वजह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। फिर देखिए जो दक्कन ट्रैप है इसका निर्माण कब हुआ, तो आपको याद रखना है 146 मिलियन वर्ष पूर्व। प्रायद्वीपीय भारत में चौड़ी, छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, कौन कौन से, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेट्यू। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है मालवा का पठार और इसके अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन जैसे ही पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो संकीर्ण होती जाती है।
मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड, बघेलखंड, इन नामों से जाना जाता है। और दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर जो पठार है, ये मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। यह पठार मुख्यतः झारखंड में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में विस्तृत है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है। अब इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक खंडित और अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। आपसे पूछा भी जाता है, कई बार प्रश्न आया, सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ आपको याद रखना है। भारत में सबसे प्राचीन या फिर विश्व की सबसे प्राचीन जो पहाड़ी है वो अपने यहाँ ही है, अरावली रेंज। ठीक है, वो काफ़ी अपर्दित हो गई है, तो इसको याद रखना। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत खंडित हो गई हैं, अपर्दित हो गई हैं। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है और इसको स्थानीय नाम से किस नाम से जानते हैं? मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग का पठार या फिर उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है इन पठार के बारे में तो आपको याद रखना है दक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है, अर्थात ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। और मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ आती हैं, इसमें गारो, खासी और जयंतिया। अब पढ़ेंगे दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में। तो दंडकारण्य प्लेट्यू के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका क्षेत्र सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सा है। उड़ीसा में कोरापुट और कालाहांडी जिला याद रखना है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिला, ये किस में आ जाएगा? दंडकारण्य क्षेत्र में। अब इसका आप क्षेत्रफल देखेंगे तो हो जाएगा 89,078 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं ये धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम का है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। भांडेर पठार ये एमपी में स्थित है और ये विंध्यन रेंज का हिस्सा है। अब हम आगे देखेंगे पठारों का वर्गीकरण। तो अंतर्जात बलों से उत्पन्न पठार, बहिर्जात बलों से उत्पन्न पठार और जलवायु के आधार पर। तो अंतर्जात बलों से उत्पन्न पठार में अंतरपर्वतीय पठार हैं, पर्वतपदीय पठार हैं, तटीय पठार हैं, गुंबदाकार पठार आते हैं और महाद्वीपीय पठार आते हैं। जबकि बहिर्जात बलों से उत्पन्न कौन कौन से होंगे? जलीय पठार, वायव्य पठार, हिमानी पठार और उष्यंत पठार। जलवायु के कारण शुष्क पठार होंगे या फिर आर्द्र होंगे या फिर हिम पठार होंगे। अब भारत में कौन कौन से प्रमुख पठार हैं उनको देखना है। तो सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, मेघालय शिलांग का पठार, दक्कन पठार, तेलंगाना का पठार, बघेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा का पठार। इतने प्रकार के पठार हैं भारत में। क्षेत्रीय नाम अलग अलग होंगे, उनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो बुंदेलखंड का पठार सबसे पहले देखते हैं। इस पठार का विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के मध्य एमपी और यूपी राज्यों में है। इस पठार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए यूपी का भी क्वेश्चन बनता है, यूपी जीके का यहाँ से। जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा, ये किस में आएंगे? बुंदेलखंड पठार में। एमपी के 8 जिले आते हैं। यूपी के 7 जिले मैंने बता दिए, एमपी के देखिए दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर और विदिशा, ये किस में आएंगे? बुंदेलखंड पठार में। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक नदी चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों को उत्खात भूमि का प्रदेश भी कहते हैं। ये हो गया बुंदेलखंड का पठार। अब देखेंगे छोटा नागपुर का पठार। इस पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र और छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट है दंडकारण्य का पठार। इस पठार का विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक है और यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह हो गया दंडकारण्य का पठार। अब आते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर। तो उत्तर भारतीय मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, जो कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन भाग है। और भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना का हिस्सा है। यह मैंने बताया गोंडवाना लैंड का भाग है और ये गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद उत्तर की ओर खिसक कर अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया है, जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं। इसका निर्माण प्राचीन व कठोर आग्नेय चट्टानों से हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार को वृहद रूप से 2 मुख्य भागों में बांटते हैं। एक तो मैंने भी आपको बताया था सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि, और दूसरा बताया दक्कन प्लेटू या फिर दक्कन का पठार। विंध्य पर्वतों के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप को उत्तरी भाग या फिर मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। इसके बाद उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है और उत्तर में देखेंगे कि गंगा का मैदान है।
ठीक है। मध्य उच्च भूमि को पश्चिम से जब पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो विभिन्न पठारों में बांटा गया। अब ये कौन कौन से पठार हैं वो देखेंगे। तो मध्य उच्च भूमि का जो पश्चिमी भाग है मालवा पठार के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भाग को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। और इन दोनों के मध्य दो मैंने पठार आपको मैप में भी दिखा है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो सबसे पहले मालवा का पठार हम लोगों ने देखा था, फिर बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, और उसके आगे बढ़ेंगे छोटा नागपुर पठार। तो ये सीरियल है इनका और इसी तरह आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दक्कन के पठार का विस्तार उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक है। यह पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक सतत और ऊंचा है, और जबकि पश्चिमी घाट में सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ियां भी शामिल हैं। मैंने आपको पहाड़ पढ़ाए हैं, सारी पहाड़ियां पढ़ाई हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। भारत प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। तो समझना ये है, ये जो दक्कन का पठार है, सबसे पहले तो मैंने मध्य उच्च भूमि आपको बताई, इसको कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे आप, ये उत्तर में गंगा का मैदान है। नीचे आप देखेंगे मध्य उच्च भूमि, जिसमें सबसे पहले मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार, ये मध्य उच्च भूमि हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में हमें दक्कन प्लेट्यू पढ़ना है। तो दक्कन प्लेट्यू देखिए घिरा कैसे हुआ है। इसमें देखिए सबसे पहले आ जाएगा, ये है पश्चिमी घाट और इधर है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट लगातार आप देखेंगे सीरियल से, आप देखेंगे कहीं भी कटा फटा नहीं है, जबकि पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं कटी फटी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये सतत है पहाड़ पश्चिमी घाट। देखिए उत्तर में इसकी ऊंचाई कम है, दक्षिण में बढ़ते बढ़ते इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, शुरुआत में इसे सह्याद्री नाम से जानते हैं, फिर आप देखेंगे नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, ये सारी पहाड़ियाँ आगे आप देखते जाओगे। इनके बीच में है ये दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कर्नाटक है, फिर तेलंगाना का पठार है, और इसी को हमें पढ़ना है। दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग लावा प्रवाह से बना हुआ है, जिसे दक्कन ट्रैप बोलते हैं। और उत्तर की ओर प्रवाहित होने के दौरान प्रायद्वीपीय पठार पर भ्रंशी ज्वालामुखी की क्रिया हुई, और इसी के कारण क्या हुआ, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, एमपी के कुछ भागों में पाया जाता है। और ये दक्कन ट्रैप बना है जिसकी वजह से यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, और ये कपास के लिए बहुत उपयोगी है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी कैसी हैं, ये उल्टा प्रवाहित होती हैं, अर्थात ये अरब सागर में जाकर के अपना जो जल है गिराती हैं। तो ये किस तरफ की प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी हैं। कौन कौन सी, नर्मदा और तापी। इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हैं बड़ी नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्राह्मणी, ये सारी किधर अपना जल लेकर के जाएंगी, अरब सागर की ओर। जैसा कि ये मैं पहले भी आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ नदियों वाले चैप्टर में। तो यहाँ तक हमने प्रायद्वीपीय पठार देखा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।